कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ मीडिया की कॉर्पोरेटाइजेशन के बारे में क्या होता है, और डिस्कशन फॉर्मेट में हो सकते हैं। आप शुरू से भी क्वेश्चन फॉर्मेट में कर सकते हैं। आप 40 मिनट वेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो इंटरप्ट करके सवाल पूछ लीजिए, मेरा आई हैव नो प्रॉब्लम। और आई स्पीक 5 लैंग्वेजेस इक्वली बैडली और आज मैं इंग्लिश में बात करता हूँ, दो भाषा मिलके। मेरी समझ में आपका 3 दिन का कॉन्फ्रेंस, 3 दिन में एवरेज 3 दिन में क्या क्या होते हैं हिंदुस्तान में और ग्रामीण भारत में, समझ लीजिए 3 दिन के अंदर अगर हम NCRB का डेटा एवरेज लेते हैं, 3 दिन के अंदर 145 किसान इस देश में आत्महत्या करने वाले, एवरेज 47 पर डे, 1 every half hour। 3 दिन कॉन्फ्रेंस के अंदर, by the time your conference is over, 150 तक किसान आत्महत्या करने वाला है। लेकिन आपका मीडिया में ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। सबसे नया डेटा 2012 का डेटा भी आ चुका है। आप डेटा ऑनलाइन है, आप देख सकते हैं। वहाँ छत्तीसगढ़ ने 0 लिखी है, वेस्ट बंगाल ने डेटा फाइल नहीं किया, तब भी 14,000 तक आ रहा है। 3 दिन के अंदर 3,000 से ज़्यादा बच्चे मैलनरिशमेंट और हंगर रिलेटेड डिजीज में उनका मौत होने वाला विदिन 3 days। और उसी 3 दिन के अंदर आप एवरेज लेंगे तो सरकार ने बड़े बड़े अमीर लोग को और कॉर्पोरेट जगत को 6,800 करोड़ तक इनकम टैक्स रिलीफ देती है। वो पैसा तो किसान के लिए है नहीं, बच्चे के लिए नहीं है, मैलनरिशमेंट के लिए वो पैसा नहीं है। अभी पीडीएस के बारे में अभी राइट टू ये फूड सिक्योरिटी बिल जो वो यूनिवर्सल नहीं है, उसके लिए यूनिवर्सल करने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन 5 लाख करोड़ एनुअली आप दे सकते हैं, और वो 5 लाख करोड़ वो पूरा कहानी नहीं है, वो सिर्फ सेंट्रल बजट का है। स्टेट्स और देते हैं SEZ में, ये SEZ ये सब नहीं काउंट कर रहा हूँ उसमें 5 लाख करोड़ में। आपकी बजट के पीछे एक सेक्शन है, सेक्शन एनेक्सर 12, उसका टाइटल है स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू फॉरगॉन। उसमें आपको पूरा डिटेल देते हैं। वो सिर्फ 2006-2007 से मिल रहा है, इसलिए कि कुछ एमपीज ने इंसिस्ट करके उसको एनफोर्स किया पार्लियामेंट। अभी वो 7 साल जिसमें डेटा है हमारे लिए, जितना कंसेशन में गया, सिर्फ 3 कंसेशन में डायरेक्ट कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी वेवर और एक्साइज ड्यूटी वेवर, इन तीनों में इस साल 5 लाख करोड़। और सब्सिडी, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी, लोअर रेट फॉर इलेक्ट्रिसिटी, SEZ, म्युनिसिपल टैक्स, वो सब अलग है। ये सिर्फ सेंट्रल बजट में, और इस देश में कहता है कि पैसा नहीं है, ये करने के लिए पैसा नहीं है, स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, बच्चों बचाने के लिए पैसा नहीं है, यूनिवर्सल पीडीएस करने के लिए पैसा नहीं है, NREGS सही करने के लिए पैसा नहीं है। NREGS तो रेस्ट्रिक्टेड है बहुत, 100 दिन पर हाउस होल्ड कम जाएगा। NREGS तो रेस्ट्रिक्टेड है, PDS तो लिमिटेड है,
सिर्फ लूट मार तो यूनिवर्सल बन गया। तो आप ये मीडिया, नन ऑफ दिस रिफ्लेक्ट्स इन योर मीडिया। मुझको ये कहना है कि द इंडियन मीडिया आर politically free. The Indian media are politically free but imprisoned by profit. ये कुछ मार्शल लॉ नहीं है, कुछ ऐसा ओवर्ट सेंसरशिप नहीं है, कुछ नहीं है। We are politically free but imprisoned by profit. ये स्थिति है मीडिया का। एक शब्द बार बार मीडिया पे आते हैं, टेलीविजन पे पिछले 3 साल में क्रोनी कैपिटलिज्म, आप सब सुना होगा, एंकर ने बताया कि ये क्या, ये कोल अलॉटमेंट का ये क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं है क्या। मैं समझता हूं कि उसमें 2 शब्द है। पहला कैपिटलिज्म, आप सब जानते हैं कैपिटलिज्म क्या है। दूसरा शब्द क्रोनी है, वो हम है, मीडिया। The media are the cronies in the crony capitalism. क्या बात? ये स्थिति है मीडिया। आप सब पढ़ा था जब अप्रैल में शारदा चिट फंड कोलैप्स हो गई, क्या पढ़ा था आपने? एक स्टोरी आया बीच में और उसमें फिर डिसअपीयर। एक स्टोरी था 700 पत्रकार नौकरी से निकाल गए, याद है? 700 पत्रकार। आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। ये आ गया स्टोरी इसलिए कि 2008 अक्टूबर से 5000 से ज्यादा जॉब गया पत्रकार, कैमरामैन और पत्रकार, और कोई रिपोर्टिंग नहीं करता है। उस दिन एनडीटीवी ने अच्छा स्टोरी किया, थोड़ा वो सेंटिमेंटल इमोशनल स्टोरी भी किया उनके साथ, उनका टीयर जर्किंग स्टोरी सब किया। 700 बेचारा ये क्या करेगा अभी, उनका EMIs है, गाड़ी लिया उसका EMIs है, घर का EMIs है, बच्चों स्कूल में जाते हैं। 700 नौकरी गया। उसी एनडीटीवी उसी महीने 80 लोग को निकाला एनडीटीवी प्रॉफिट, एक ऑफिस से मुंबई। और एनडीटीवी में अक्टूबर में 70 निकाले, मतलब 1 साल से कम में, in less than 12 months, the channel that was doing the story on बिचारा इन लोगों को 700 नौकरी गया, 150 नौकरी गया एक ऑफिस में, पूरा स्टेट में नहीं, एक ऑफिस में, मुंबई ऑफिस। तो something very serious has happened. अक्टूबर 2008 से जब ग्लोबल कोलैप्स हुआ, फाइनेंशियल कोलैप्स, वॉल स्ट्रीट कोलैप्स हुआ, उस समय से देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। और थोड़ा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मीडिया का स्ट्रक्चरल चेंजेस, बहुत सीरियस चेंजेस आते हैं। करप्शन इन मीडिया ये तो पुराना चीज़ है, ये तो कुछ नई चीज़ नहीं। बैड जर्नलिज्म ये तो नया चीज़ नहीं है। अरे यार, मुझको स्टेट ऑफ कंटेंट ऑफ जर्नलिज्म, स्ट्रक्चर छोड़ो 1 मिनट, कंटेंट ऑफ जर्नलिज्म का एक बड़ा सिंबल आपको मिला पिछले 3-4 दिन में, जहां वो पत्रकार वो फ्लड विक्टिम के कंधे पे बैठ के बात कर रहा है ना। It reminded me of the story of Sinbad the sailor and the old man of the sea. और नहीं, अगर विक्टिम पत्रकार के कंधे पे बैठेगा तो ठीक है, मैं मानता हूँ, ठीक है, स्टंट है, लेकिन करो। लेकिन उस फोटो में मुझको एक सिग्निफिकेंस है, एक कंप्लीटली पैरासाइटिकल नेचर ऑफ द मीडिया, सिंबॉलिक है, जितना पैरासाइटिकल है, ये इतना तक गिर गया हम स्टोरी के लिए। दिस इज एब्सोल्युटली। लेकिन क्या क्या फर्क है आज और 10, 15, 20 साल के पहले? मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन द मीडिया। 20 साल पहले जब हम मोनोपोली कहा था, उसका अर्थ क्या? गोयनका साहब और साहू जैन साहब, उनका एक मोनोपोली था न्यूज़पेपर्स में, 4-5 शहर में। हिंदुस्तान ऐसा देश है जहां आपको
2 शहर से आपका पेपर निकलते हैं तो आप नेशनल प्रेस बन जाते हैं। तो ये भी है अलग, ये अलग बात है। लेकिन मोनोपोली क्या था? इंडियन एक्सप्रेस का मालिक था रामनाथ गोयनका, वो मोनोपोली था। और या डालमिया या साहू जैन, ये मोनोपोली था। आजकल वो टाइप मोनोपोली खत्म हो गया। मीडिया मोनोपोलीज, कॉर्पोरेट मोनोपोलीज के अंदर एक छोटा डिपार्टमेंट बन गया। सबसे बड़ा मीडिया ओनर कौन है आजकल? मुकेश अंबानी। और मीडिया उनका मेन बिजनेस नहीं है भैया, एक डिपार्टमेंट है उसका। The media monopolies are a very much smaller part of gigantic corporate monopolies. आप अभी मुकेश भाई का देखो। तो मुकेश भाई कुछ महीने पहले, 1 साल पहले नेटवर्क 18 को खरीदा। When he owns network 18, मैं सच बता रहा हूँ, he does not know what all he owns. मैं उनको बोल सकता हूँ, लेकिन he has no idea। उसके साथ क्या किया? 22 चैनल आया ईनाडू से, तेलुगु चैनल छोड़ के बाकी सब बिक गया ईनाडू का। तो ईनाडू अच्छा नाम है जर्नलिज्म में, अच्छा नाम है मीडिया में। वो ईनाडू का असली नाम है मुकेश अंबानी। और अभी देखो, अगर ईनाडू का चैनल्स गैस स्कैम या कोल स्कैम ये सब वो कैसा कवर कर रहे हैं, आप देख लीजिए। हाँ, दूसरा, ये ईनाडू का फुल बुके उनका है। फिर नेटवर्क 18 का फुल चैनल्स बुके उनका है। He owns CNBC 18. He owns Lokmat IBM. His share of it, the other share of it is owned by Dada Sahib. And he owns CNN IBM. He owns lots of my old friends and colleagues in CNN IBM. ये सब है। तो he does not know what all he owns. वो है उसका मीडिया एम्पायर। रामनाथ गोयनका का मोनोपोली, इसमें एक दुकान नहीं है, एक दुकान भी कंपेयर नहीं कर सकते, कह सकते हैं कि एक दुकान है। ऐसा टाइप मोनोपोलीज आ रहा है। और वो स्ट्रक्चर क्या है हम डिस्कस करेंगे अभी। वो जॉब्स निकल गया। अब देखिए, कॉस्ट सेविंग, कॉर्पोरेट स्टाइल कॉस्ट सेविंग क्या है? कॉर्पोरेट स्टाइल कॉस्ट सेविंग है, आप टेलीविजन पे देख सकते हैं। टेलीविजन में, यहाँ तो बहुत पत्रकार लोग ही बैठे, टेलीविजन में न्यूज़ प्रोग्राम तो खत्म हो गया, सब टॉक टीवी। क्यों है? क्यों? लिटरली टॉक इज चीप। टॉक इज चीप, टॉक इज फ्री। हमको बुलाते हैं वहाँ मुंबई से दिल्ली तक, और एक 2 महीने के बाद एक चेक आती है 1000 रुपया या 1500 रुपया का। Nothing, it costs them nothing to have 9 people sitting there and talking for 2 days. Of course, टाइम्स नाउ तो अलग है, वहाँ 9 पीपल बैठ के अदनाब को सुनता है। वो लिसन टीवी है। तो लेकिन देखो, ये टॉक टीवी का एक सीरियस कारण है, एक सीरियस रैशनल। इट्स चीप, इट सेव्स मनी, देयर इज नो कॉस्ट इन टॉक टीवी। रिपोर्टर के भेजना गांव में, अकाल में, फ्लड में, वो पैसा ले, वो उस पर पैसा डालना पड़ेगा। तो पैसा क्यों डालो? 5 आदमी को बैठा दो, और वो लोग, ये मनीष तिवारी, रविशंकर प्रसाद, वो मुझको लगता है कि वो स्टूडियो में ही रहते हैं, उसको कमरा दे दिया। वहीं रहते हैं।
एक स्टूडियो से दूसरा स्टूडियो तक घूमते हैं बस, और क्या। हाँ। एक्सप्रेस में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ